नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई टीओ कोपा के अंतर्गत जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर अगला बोले तो 19 नंबर का सेट जो है हमने यहाँ पे हल करना है। इसके पहले तक जो है 18 सेट कवर किए जा चुके हैं। वो चीज़ें आप कहाँ से देख सकते हैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो भी आप जो है इस पर पहुँच सकते हैं। दूसरी चीज़, आप जो है सीधे सीधे कहाँ जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखोगे तो आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ से जाकर आप सभी चीज़ें देख सकते हैं। डिटेल क्लास भी उपलब्ध है उसमें और साथ ही प्लेलिस्ट भी, तो आप उसको जो है देखकर अपना एक प्रकार से सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19। उसके पहले मैं बता दूँ आपको, वीडियो में किसी भी प्रकार की चीज़ें प्रतिक्रिया देने के लिए आप कमेंट जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए हम जो है सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में रन डायलॉग बॉक्स से पावर पॉइंट को सीधे खोलने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग कर लेते हैं। तो भाई सीधे रन डायलॉग बॉक्स खोलो, कौन सा, विंडोज़ के साथ आर से। और यहाँ पे क्या लिखना अपने को, पावर पॉइंट, पावर पीएनटी, पीपीटी एक्स और पीपीटी। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम पावर पीएनटी। पावर क्या लिखेंगे, पावर पीएनटी। पावर पॉइंट नहीं लिखना है। तो पावर पीएनटी करोगे, देखिए पावर पॉइंट ये आपका ओपन हो चुका है। तो इस प्रकार आप जो है पावर पॉइंट को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। किसके माध्यम से, पावर पीएनटी। बोले तो पी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए यहाँ पावर पीएनटी लगाएंगे, बाकी चीज़ें यहाँ पे जो है आपकी गलत है। आप देखिए रन कमांड में तो हमने देख लिए। फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो पीपीटी आपका पुराना संस्करण का रहता था, 2003 तक के जो पावर पॉइंट थे उसका। पर नए जो आया डॉट पीपीटी एक्स, मतलब 2007 के बाद से अभी तक देखें तो डॉट पीपीटी एक्स देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखें, साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है। तो इसका नाम है साइबर क्राइम .gov.in, यानी कि गवर्नमेंट का है। तो देखिए .gov कहाँ आ गया, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है पर साइबर लॉ है, साइबर लॉ नहीं होगा, साइबर क्राइम वाला होगा। ए आपका राइट आंसर है। और भारत सरकार ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बोले तो एनसीआरपी शुरू किया है, जिसकी आधिकारिक वेबसाइट आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगी साइबर जो आपका साइबर क्राइम .gov.in है। ठीक है, यह पोर्टल गृह मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है और इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन जो सेंटर है, मतलब एक प्रकार से आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत इसको संचालित किया जाता है। इस पोर्टल पर नागरिक ऑनलाइन धोखाधड़ी, मतलब जो भी ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, साइबर बुलिंग होती है, ठीक है, गलत शब्द आप अभद्र व्यवहार उपयोग कर लेना ऑनलाइन, वित्तीय धोखाधड़ी, फाइनेंशियल फ्रॉड जो हो जाते हैं, ईमेल, सोशल मीडिया अपराध और अन्य जितने भी साइबर क्राइम होते हैं उनसे रिलेटेड शिकायत यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को भी भेजा जाता है शिकायत दर्ज करने के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो पोर्टल उसका नाम पूरा है, उसकी यूआरएल भी आप दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर भी दिया है, इसका उद्देश्य क्या है वो भी दिया है। तो ये आप शॉर्ट में भी यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है। मूल अभी हमने देखे थे ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल पिछली में भी, तो आप सिंपल देखें तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कर्नल यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्नल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में यहाँ पे क्या कर सकता है, एक प्रकार से ब्रिज का काम कर लेता है। और कर्नल मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और सिस्टम कॉल को भी संभालता है। सेल यूज़र इंटरफेस के लिए उपयोग कराता है, बोले तो यूज़र से कमांड लेता है और वहीं पर उसको आउटपुट भी देता है। और कर्नल और यूज़र के बीच में ब्रिज का काम कर लेता है। प्रोसेस प्रोग्राम का रनिंग स्टेट माना जाता है। फाइल सिस्टम डेटा स्टोरेज और ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हैशिंग एल्गोरिदम नहीं है। हैशिंग एल्गोरिदम जो एक प्रकार से वन वे था, हमने देखे थे सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है एईएस। एईएस बोले तो सी यहाँ पे राइट आंसर है। और बाकी की चीज़ें भी देख ले, जैसे एईएस की अगर बात करें तो यह हैशिंग एल्गोरिदम नहीं है। क्या है ये, यह सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है, जिसका उपयोग डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे अगर बात करें हैशिंग की, तो हैशिंग में आपको SHA 256 मिलेगा, जो सिक्योर हैश एल्गोरिदम फैमिली का हिस्सा है। क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग एल्गोरिदम फिक्स्ड लेंथ इसकी 256 बिट जनरेट करता है। और MD5 बोले तो हैशिंग एल्गोरिदम 128 बिट जो हैश है प्रोड्यूस करता है। इसके बाद ये एक प्रकार से अब सिक्योर नहीं माना जाता, पर टेक्निक है हैश के अंतर्गत। उसके बाद है SHA-1, बोले तो हैशिंग एल्गोरिदम जो 160 बिट हैश प्रोड्यूस करता है और सिक्योरिटी इशू के कारण जो है अभी ये भी पिछड़ चुका है। तो इसका मतलब हैशिंग ये 3 है और AES आपकी एनक्रिप्शन टेक्निक है। आगे देखें, कौन सा क्रिप्टोग्राफिक सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि डेटा बिना पता चले बदला नहीं जा सकता। तो बिना पता चले बदला नहीं जा सकता, इसका मतलब है इंटीग्रिटी, यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी। और यहाँ देखें तो इंटीग्रिटी मतलब हो जाता है डेटा ओरिजिनल और अल्टर्ड रहे, मतलब बिना एडिट के रहे। और हैशिंग और डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अगर डेटा में कोई बदलाव हुआ है
तो वह डिटेक्ट कर सके। और इसे मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो डेटा इंटीग्रिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे फाइल डाउनलोड करते समय चेक सम हैज़ वैल्यू यहाँ वेरीफाई की जाती है। और यहाँ अदर ऑप्शन देखें, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता, डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना हो जाता है एनक्रिप्शन करके। अवेलेबिलिटी बोले तो डेटा हमेशा ऑथराइज्ड यूज़र के लिए एक्सेसिबल रहे। अथेंटिकेशन मतलब यूज़र या सिस्टम की पहचान वेरीफाई करना। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल बीबीए में कौन सा ऑब्जेक्ट वर्कशीट में एक सिंगल जो सेल है उसको रिप्रेजेंट करता है। सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है बीबीए को रेंज करता है। ठीक है, यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। यानी कि बीबीए में रेंज ऑब्जेक्ट किसी सेल या ग्रुप को सेल को रिप्रेजेंट करता है। जो रेंज है A1 डॉट वैल्यू, यहाँ पे हेलो लिखे, यह कोड सेल में A1 में हेलो लिखा आएगा। और आप सिंगल सेल बोले तो रेंज B2 या मल्टीपल सेल में A1 AC3 दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब रेंज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि बीबीए के अंतर्गत सेल को रेफरेंस या सेल को डायरेक्ट इंडिकेट करता है वो। नेक्स्ट है बीबीए में एरर को हैंडल करने के लिए सही तरीका क्या है भाई। तो एरर को हैंडल करने के लिए बीबीए में उपयोग किया जाता है ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ठीक है, आपका ए राइट आंसर है। और ये बिल्ट इन एरर हैंडलिंग स्टेटमेंट मानी जाती है। जब कोई एरर आती है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रुकता नहीं है बल्कि अगले स्टेटमेंट पर चला जाता है। जैसे कि हमने ट्राई कैच का उपयोग करे थे जावा, मतलब जो जावा प्रोग्रामिंग है, या फिर आप देखोगे तो अन्य जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें ट्राई कैच का उपयोग किया जाता है। तो ऑन एरर नेक्स्ट है, रिज्यूम नेक्स्ट अगर देखें तो एक्स में हम वन को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो एरर आएगी यहाँ पे डिवाइड बाय 0, तो मैसेज बॉक्स में प्रोग्राम कंटिन्यू लिखा आएगा यहाँ पे। ठीक है, ट्राई कैच आपकी सी शार्प या जावा इन अदर लैंग्वेज में उपयोग की जाती है। एरर हैंडलिंग फंक्शन बीबीए में कोई ऐसा डायरेक्ट फंक्शन नहीं है। अगला देखें, जावा की मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जावा की मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक के अंतर्गत देखें तो जावा जो है यूजेस मैनुअल मेमोरी एलोकेशन, जावा यूजेस ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। तो यहाँ पे ये बी राइट आंसर है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन जावा में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन बोले तो जेबीएम का उपयोग कर लेता है जावा वर्चुअल मशीन। जो गार्बेज कलेक्टर होता है, जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मेमोरी से हटा देता है, इसी को बोल देते हैं ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। और पैरामीटर को मेमोरी मैनुअली फ्री करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि सी और C++ में फ्री फंक्शन या डिलीट उपयोग किया जाता था। जावा में किसी क्लास को इनहेरिट करने के लिए कौन सा कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। तो किसी क्लास को इनहेरिट करने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है एक्सटेंड कीवर्ड। क्या लगाया जाता है? एक्सटेंड कीवर्ड। यहाँ पे आप देखोगे बी आपका राइट आंसर होगा। उदाहरण के लिए हम यहाँ देखें तो हमने क्लास बनाया है जिसका नाम है पेरेंट क्लास, और इसके अंदर एक फंक्शन लिए हैं वॉइड डिस्प्ले, और इसमें एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पेरेंट क्लास मेथड। उसके बाद एक क्लास हमारी यहाँ पे कंप्लीट डिफाइन हो चुकी है, डिक्लेयर। दूसरी क्लास ली हमने चाइल्ड नाम से। अब जो पेरेंट क्लास है उसके फंक्शन को यूज़ करना है तो हमने क्या लगाया? एक्सटेंड कीवर्ड, और एक्सटेंड कीवर्ड लगा कर हमने पेरेंट क्लास को लिख दिए। और जो वॉइड शो है उसके अंतर्गत हमने क्या लिख दिए? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब इसके अलावा हम जो है एक पब्लिक मतलब जो मेथड है एक प्रकार से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, वो ले लेंगे तो आप जो है सीधे एक ही क्लास को कॉल कर सकते हैं सी को, तो उसमें जो है आउटपुट आ जाएगा पेरेंट क्लास का भी। फिर उसके बाद है टैग का कौन सा एट्रीब्यूट फॉर्म डेटा भेजने की विधि को निर्दिष्ट करता है। तो मान लीजिए फॉर्म है, जब हम यूज़र से कोई जानकारी इनपुट कराना चाहते हैं तो फॉर्म लेते हैं, और फॉर्म के अंदर जो है हम क्या लेते हैं? एक एट्रीब्यूट लेते हैं जिसका नाम है मेथड, और मेथड में हम जो है या तो पोस्ट लिखते हैं या तो हम जो है गेट लिखते हैं। तो दो दो प्रकार से यहाँ वैल्यू ले सकते हैं, पोस्ट और गेट। किसके माध्यम से? मेथड के माध्यम से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? बी, यानी कि यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है, मेथड। तो मेथड गेट और पोस्ट डेटा यूआरएल में दिखाई देता है क्वेरी स्ट्रिंग, और पोस्ट मतलब डेटा बॉडी में भेजा जाता है, सुरक्षित और बड़े डेटा के लिए उपयुक्त हो जाता है। बाकी एक्शन की बात करें तो बताता है कि फॉर्म डेटा किस यूआरएल पर भेजा जाना है। एन जो एंक टाइप है मतलब यहाँ एनकोडिंग टाइप स्पेसिफाई कर लेता है। और टारगेट मतलब रिस्पॉन्स कहाँ दिखेगा, ब्लैंक में या सेल्फ में। अगला, जावा में एक कांस्टेंट घोषित करने के लिए सही तरीका क्या है। तो इसके लिए हो जाता है फाइनल कीवर्ड। तो फाइनल कीवर्ड कहाँ पे है? देखिए 3 में फाइनल कीवर्ड नहीं है, फाइनल कीवर्ड लगा है, इसका मतलब जावा में कांस्टेंट डिफाइन किया जाएगा फाइनल इंट एक्स। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू रन टाइम पर बदली नहीं जा सकती, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू हो जाती है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट हमेशा कैसे लिया जाता है? कैपिटल में। 2 शब्द है तो बीच में अंडरस्कोर लग जाता है। वेरिएबल और मेथड नेम को कैमल केस में लिया जाता है, सॉरी यहाँ पास्कल केस में लिखा जाता है। और नहीं, ये वेरिएबल और मैं जो मेथड है वो आपके कैसे लिखे जाते हैं? कैमल केस में। और जो आपका क्लास नेम है वो पास्कल केस में लिखा जाता है। 2 शब्द है तो हर एक कैपिटल में,
और यहाँ पे वेरिएबल दो शब्द है, तो आपका पहला वाला स्मॉल और बीच वाला आपका कैपिटल में, तो इसको बोल देते हैं कैमल केस वेरिएबल वाले को, और इसको बोल देते हैं पास्कल केस, और जो फाइनल कीवर्ड बोले तो कांस्टेंट को बोल देते हैं कैपिटल फुल। ठीक है, तो ये देख लेना ध्यान से आप। बाइनरी संख्या बोले तो डबल 11110 का हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसके लिए आपको पूरा टेबल याद होना चाहिए, पूरा टेबल या कन्वर्ट करते बनना चाहिए, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो 11110 है उसका वो होता है ई, और यहाँ पे आप देखोगे भी तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे जीरो मतलब 4 जीरो के लिए जीरो आ जाती है हेक्साडेसिमल वैल्यू, 000 और 1 के लिए यहाँ पे 1 आ जाती है। ऐसे ऐसे चलते जाओगे धीरे धीरे करके आप ई में चले जाओगे, और ई में देखोगे 11110 आ जाएगा, और सभी 1 मिलेंगे तो एफ आ जाएगा। फिर 11101 मिलेगा तो डी है, 1100 सी है, 01011 बोले तो आपका देखने मिल जाएगा क्या बी, और 1010 बोले तो ए। तो यहाँ तक आप ध्यान रखिए, बाकी चीज़ें आप जो है इधर तो डेसिमल वाले ही देखने को मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, वर्ल्ड वाइड वेब में अब तक पंजीकृत जो है पहला डोमेन का नाम क्या था, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका नाम था symbolics.com, बोले तो ए राइट आंसर है। ठीक है, पहला डोमेन जो कि 15 मार्च 1985 को यहाँ पे रजिस्टर्ड किया गया था, सिम्बॉलिक्स इनकॉर्पोरेशन, बोले तो यहाँ मैसाचुसेट जो है यूएसए की कंपनी उसके अंतर्गत देखने को मिल जाता है। .org डोमेन, .mitr.org, यहाँ पे 1985 में शुरुआती डोमेन रजिस्ट्रेशन केवल अर्बानेट से जुड़ी संस्थाओं को ही अनुमति थी। 1980 में डोमेन नाम प्रणाली बोले तो डीएनएस की शुरुआत की गई थी। ठीक है, जो आईपी को जो स्ट्रिंग थी उससे जोड़ने का काम कर लेती थी। उसके बाद देखिए शुरुआती डोमेन BBN.com, ये 1985 24 अप्रैल को, think.com 24 मई 1985, MCC.com 11 जुलाई 1985, DEC.com 30 सितंबर 1985, तो इनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी पहली वाली देखें तो 15 मार्च को symbolics.com। इंटरनेट पर पहला सर्च इंजन कौन सा था, तो इसका नाम था आर्काई। क्या था, आर्काई, यानी कि बी आपका राइट आंसर है। उसके बाद है कौन सा डिवाइस दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ता है और प्रोटोकॉल का अनुवाद करता है। दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए यूज़ होता है गेटवे, नेटवर्किंग डिवाइस है, ए आपका राइट आंसर है। और जो गेटवे है एक प्रकार से गेटवे प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन करता है ताकि दोनों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर सके। एग्जांपल के लिए लैन लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट वैन से जोड़ना है तो किसका उपयोग करेंगे, गेटवे का उपयोग करेंगे। बाकी राउटर आपका पैकेट्स में डेटा को फॉरवर्ड कर लेता है, नेटवर्क लेयर की एक टेक्नोलॉजी है, डिवाइस है। ब्रिज आपका सेम लेन को जोड़ने का काम कर लेता है। स्विच आपका डेटा लिंक लेयर में काम कर लेता है जो कि मैक एड्रेस पर वर्क करता है। आगे देखें जो आर्काई वाला था, आर्काई वाले का आंसर आप देख सकते हैं, आगे पीछे हो गई स्लाइड। आर्काई मतलब एक प्रकार से पहला सर्च इंजन जो 1990 में इंटरनेट का पहला सर्च इंजन था। इसे एलन एमटेज ने विकसित किया था। आर्काई का जो काम था एफटीपी बोले तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, साइट पर मौजूद फाइल्स को जो आपका इंडेक्स करना, यूज़र को सर्च करना, सुविधा देना, टेक्स्ट बेस्ड था, केवल फाइल नेम खोज सकता था और वेब पेज को यहाँ पर खोज नहीं सकता था। इसके बाद गूगल अगर देखें तो गूगल आपका 1998 में देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय आज की डेट में। याहू 1994 में आया था। ठीक है, बिंग आपका 2009 में आया, ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में जिम्मेदार होता है कर्नल, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का दिमाग या हार्ट कहा जाता है। सारे काम को मेंटेन करता, मॉनिटरिंग करता है, एग्जीक्यूट करता है कौन, कर्नल, और ये इंटरफेस के लिए काम कर लेता है। डिवाइस ड्राइवर, जो भी कंप्यूटर में डिवाइस लगाई जाती है उनको मतलब एक प्रकार से कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस कराने का काम कर लेता है डिवाइस ड्राइवर। फाइल सिस्टम, फाइल के स्ट्रक्चर को, फाइल को मेंटेन करने का काम कर लेता है फाइल सिस्टम, जैसे कि FAT देखने को मिल जाता है, फाइल एलोकेशन टेबल। NTFS मिल जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये चीज़ें। उसके बाद यहाँ कर्नल की बात करें, कोर कंपोनेंट है, प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए जिम्मेदार होता है। कर्नल तय करता है कि कौन सा प्रोसेस CPU पर कब तक और कितनी देर चलेगा। यह है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जैसे कि FCFS, राउंड रॉबिन है, प्रियोरिटी शेड्यूलिंग है, ये इन पर ध्यान देता है। आगे देखें निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट तकनीक कई प्रोसेस को एक ही मेमोरी स्पेस साझा करने की अनुमति दे देती है, तो इसे हम बोल देते हैं यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी। क्या बोल देते हैं, वर्चुअल मेमोरी, मतलब सी आपका राइट आंसर है। तो जो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक के अंतर्गत वर्चुअल मेमोरी आ जाती है, जो एक फिजिकल मेमोरी स्पेस शेयर करने की अनुमति दे देती है। वर्चुअल मेमोरी पेजिंग और सेगमेंटेशन का उपयोग करके प्रोसेस को अलग अलग वर्चुअल एड्रेस स्पेस प्रदान करती है, लेकिन वास्तव में वे एक ही फिजिकल मेमोरी का उपयोग कर सकते हैं। इससे मल्टी प्रोग्रामिंग और एफिशिएंट मेमोरी जो है यूटिलाइजेशन संभव हो जाता है।
इसके अलावा पेजिंग, सेगमेंटेशन, मल्टी थ्रेडिंग आप देख सकते हैं। पेजिंग एक वर्चुअल एरिया होता है फिक्स्ड साइज ब्लॉक का, जो कि मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है पेज के लिए। उसके बाद है सेगमेंटेशन, मेमोरी को लॉजिकल सेगमेंट में बांटना। ये फिजिकल हो जाता है एक प्रकार से और ये लॉजिकल हो जाता है। और मल्टी थ्रेडिंग बोले तो एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड चलाना। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मल्टीटास्किंग मतलब दे एग्जीक्यूट वन प्रोसेस एट अ टाइम ओनली, नहीं, गलत हो जाएगा। दे अलाउ मल्टीपल प्रोसेस टू रन साइमल्टेनियसली, बोले तो एक साथ बहुत सारी प्रोसेस को रन करना, ये बिल्कुल सही है। दे कैन नॉट हैंडल यूज़र इंटरेक्शन, ये भी गलत है। दे आर यूज्ड ओनली इन एम्बेडेड सिस्टम, ये भी गलत है। इसका मतलब बी आपका राइट आंसर है। मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ 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 रन कर सकता है मल्टीटास्किंग, ठीक है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ सीपीयू शेड्यूलिंग जैसे टाइम शेयरिंग के साथ संभव हो पाता है, जैसे विंडोज़ है, लाइनक्स है, मैक ओएस है। ये एक साथ कई एप्लीकेशन जैसे ब्राउज़र, मीडिया प्लेयर, जो वर्ड प्रोसेसर, इनको एक साथ चला सकते हैं, इसी को बोल देते हैं मल्टीटास्किंग। उसके बाद है इंटरनेट पर किसी अन्य कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है भाई SSH। क्या उपयोग किया जाता है? SSH, यानी कि बी आपका राइट आंसर है। इसका मतलब हो जाता है सिक्योर सेल पोर्ट नंबर 22। तो सिक्योर रिमोट लॉगिन के लिए इसका उपयोग किया जाता है और ये जो डेटा को एनक्रिप्ट करता है जिससे कि पासवर्ड और कम्युनिकेशन सुरक्षित रह सके। आज के समय में सर्वर्स और नेटवर्किंग डिवाइस में रिमोट लॉगिन के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल माना जाता है SSH। और इसके अलावा SMTP मेल के लिए उपयोग किया जाता है, FTP डाउनलोड अपलोड के लिए, SNMP मतलब सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हो जाता है, ठीक है, डिवाइस पर मॉनिटरिंग करता है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान कौन सा है? तो साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान की बात करें तो यहाँ पे मिल जाता है साइबर सुरक्षित भारत, बोले तो ए आपका राइट आंसर है। और यहाँ पे जो है एक प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बोले तो मीटी के द्वारा इसने नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न NEGD और इंडस्ट्री पार्टनर के साथ, मतलब इंडस्ट्री जो पार्टनर है उसके साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर और आईटी ऑफिशियल की क्षमता को बढ़ाना, डिजिटल इंडिया के विज़न के अनुरूप यहाँ पे सुरक्षित साइबर जो इकोसिस्टम है उसके साथ यहाँ पे काम करना। और यह भारत सरकार का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन है पहला। नेक्स्ट है इंटरनेट पर बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो इंटरनेट पर बच्चों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर उपयोग किया गया है एक प्रकार से POSO ई बॉक्स, एक प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर है। और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR ने इसको लॉन्च किया है। और यह पोर्टल विशेष रूप से बच्चों के यौन शोषण से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए किया गया है। बच्चे, उनके अभिभावक इस पोर्टल के माध्यम से सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इसके अंतर्गत एक्ट 2012 के अंतर्गत ये काम करता है। नेक्स्ट है स्लाइड प्लेस होल्डर, जो है जैसे मान लीजिए स्लाइड में प्लेस होल्डर रहते हैं टेक्स्ट के या फिर कोई भी चीज़ के, पिक्चर के देख सकते हैं, चार्ट के, उसके साइज़ और फॉर्मेटिंग को डिफ़ॉल्ट पर रीसेट करने के लिए क्या किया जाता है? तो यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है रीसेट, ठीक है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है, सी आपका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि देखिए आप जैसे मान लीजिए अगर हम जो है यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं और पावर पॉइंट ओपन करने के बाद हम जो है इसमें न्यू स्लाइड लेते हैं और ये जो प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर को मैं ऐसे भगा देता हूँ इधर उधर, और जैसे हमने भगा और यहाँ जाकर सीधे रीसेट करोगे स्लाइड के अंदर तो वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएंगे, तो इसके लिए हो जाता है रीसेट, बोले तो सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे टाइटल, कंटेंट बॉक्स है, सबको रीपोजिशन करना है तो उसके लिए रीसेट ऑप्शन उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर स्प्रेडशीट में 3 2 6 2 और आप देखोगे 7, इनका औसत क्या होगा? मतलब 3 + 2 + 6 + 2 + 7, तो सबको जोड़ लो, 2 ये 9 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 15 और 2 कितने हो जाएंगे भाई? 17, 17 और 3 कितने हो जाएंगे? 20, और 20 ये टोटल संख्या कितनी है? 5, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, तो इसका स्प्रेडशीट का औसत जो आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर 4 होगा, ठीक है। तो ऐसे हल करके आप बता सकते हैं। कंप्यूटर में चार्ट का कौन सा अवयव नहीं है? चार्ट में आप देखोगे तो चार्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए चार्ट में चार्ट की पिक्चर होती है, चार्ट का टाइटल होता है, चार्ट की सीरीज़ होती है, चार्ट का प्लॉट एरिया हो जाता है,
चार्ट में आप देखोगे तो चार्ट में आपको जो आपकी लीजेंट है वो भी मिल जाती है। लीजेंट के अलावा आप देखोगे तो आप देखिए एक्स पोजीशन, बाय पोजीशन सब दिखती है। तो यहाँ पे आपको फिल हैंडलर नहीं मिल जाता। फिल हैंडलर आपको जो है सेल में मिलता है। सेल बोले तो यहाँ से खींचोगे तो फिल हैंडलर यहाँ पे मिल जाता है। प्लॉट एरिया मिल जाता है चार्ट में, सीरीज़ मिल जाती है, चार्ट एरिया भी मिल जाता है। इसका मतलब आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है बाइनरी संख्या 0 0 0 यानी कि 5 बार 0 और 1 0 1 का टूज कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो वंस कॉम्प्लीमेंट पहले निकालना पड़ेगा। और वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि 0 को 1 से कन्वर्ट कर दो, 1 को 0 से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 1 1, 5 बार 1। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 0। और फिर उसके बाद बोला जाता है कि टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1 प्लस कर दो। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 1 और उसके बाद फिर 1 0, फिर उसके बाद 5 बार 1। देखिए तो क्या हो जाएगा 5 बार 1 0 डबल 1। तो 5 बार 1 कहाँ है भाई, देखिए 5 बार 1 तो है पर 0 भी है, 1 भी है पर यहाँ 1 नहीं है। फिर 5 बार 1 0 डबल 1। तो इसका मतलब आप देखोगे तो बी आपका राइट आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा, बी आपका राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब उलट दो पूरी संख्याओं को 0 से 1 से और उसके बाद प्लस कर दो तो टूज कॉम्प्लीमेंट। ये वंस कॉम्प्लीमेंट और ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसको देख भी लेना, यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 को 1 से रिप्लेस कर दो, 1 को 0 से कर दो। तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा और इसमें आप जोड़ दो क्या 1, 1 प्लस कर दो तो उसका जो आएगा आउटपुट वो कहलाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए राइट आंसर आपका जो हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे जो मिलेगा आपको कौन सा मिलेगा, बी नंबर का मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पोजिशनल नंबर सिस्टम नहीं है। पोजिशनल नंबर सिस्टम मतलब याद देखोगे जितने भी आप उपयोग करते हो, ऑक्टल नंबर पाव जो बेस है 8 मिल जाती, बाइनरी बेस 2 मिल जाती, हेक्साडेसिमल बेस 16 मिल जाता है। पर रोमन नंबर कोई होता ही नहीं, जबकि डेसिमल नंबर ह्यूमन रीडेबल नंबर है वो होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, रोमन नंबर सिस्टम नहीं होता, बाकी चीज़ें सब होती है। आगे देखें तो आपको मिलेगा बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है यानी कि आधार क्या होता है, तो बेस 2 होता है, 0 और 1 इसका बेस हो जाता है। जैसे 0 0 0 0 1 1 इस प्रकार लिए तो बेस 2 हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और बाकी चीज़ का भी जो बेस है वो आप देख सकते हैं, डेसिमल का बेस 10 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है। नेक्स्ट देखें, जावास्क्रिप्ट में वर और लेट कीवर्ड में मुख्य अंतर क्या है। ये दोनों ही वेरिएबल के लिए उपयोग किया जाता है, परंतु दोनों का कार्यक्षेत्र अलग होता है। जैसे वर डिफाइन अ वेरिएबल वाइल लेट डिफाइन अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो गलत है। क्यों, क्योंकि भाई वर जो है वेरिएबल के लिए होता है तो लेट भी वेरिएबल के लिए होता है। दोनों ही वेरिएबल के लिए होते हैं, कांस्टेंट के लिए नहीं होते। कांस्टेंट के लिए तो अलग से हम कांस्ट कीवर्ड लगाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये गलत हो जाएगा। अंतर पूछ रहा है तो सही अंतर बताना हम। वी वर डिफाइन फंक्शन स्कोप, हाँ बिल्कुल सही। वर जो है फंक्शन का स्कोप मतलब एक पूरे फंक्शन में वर का उपयोग किया जा सकता है। और लेट जो है डिफाइन ब्लॉक, ब्लॉक मतलब इस प्रकार से करली ब्रैकेट में यूज़ कर सकते हैं। तो एक ब्लॉक के अंदर क्या यूज़ करते हैं, लेट। तो बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल मतलब बी आपका सही है। बाकी चीज़ें देखें तो जो वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल डिक्लेयर विद द वर कैन बी चेंज वाइल द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल डिक्लेयर विद द लेट कैन नॉट बी चेंज। लेट को भी चेंज किया जा सकता है और वेरिएबल को भी चेंज किया जा सकता है, मतलब री डिक्लेयर नहीं कर सकते लेट को हालांकि। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं, मतलब बी आपका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन स्कोप हो जाता है वेरिएबल का और लेट जो हो जाता है ब्लॉक स्कोप हो जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आप देख भी सकते हैं। जैसे यहाँ देखो जो आपका ब्लॉक है ना, ये वाला ये ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर हम लेट ले सकते हैं। ठीक है, पर जो फंक्शन है फंक्शन के अंदर हम पूरा वेरिएबल को उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए इसके अंदर हमने उपयोग करें ये, और बाहर हम जो है एक्स को कॉल कर रहे हैं तो एरर आ रही है। ठीक है, पर वेरिएबल को कॉल करते तो कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा HTML5 टैग नहीं है। वही HTML5 के अंतर्गत देखें तो आपको मिल जाता है वीडियो ट्रैक भी मिल जाता है, सोर्स भी मिल जाता है, पर यहाँ पर स्लाइडर नहीं मिलता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइडर हो जाएगा। स्लाइडर आपका HTML5 के अंतर्गत वैलिड टैग नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ DOM। बोले तो HTML में DOM क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसका मतलब जावास्क्रिप्ट को जो HTML के एलिमेंट है उनके साथ कम्युनिकेट करने या इंटरेक्ट करने में मदद करती है। कौन, DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो अभी देखें हमने जब बात की है तो कन्वेंसन
या जो भी है फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद द ऑब्जेक्ट इन HTML डॉक्यूमेंट, यही है, मतलब ये राइट आंसर है कि कम्युनिकेट करती है HTML डॉक्यूमेंट, HTML ऑब्जेक्ट और जो आपके जावास्क्रिप्ट है उसके मध्य। तो यहाँ पर राइट आंसर एक प्रकार का प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, HTML डॉक्यूमेंट को ट्री स्ट्रक्चर के रूप में दर्शाता है और इसमें हर HTML एलिमेंट बोले तो HTML बॉडी या जो भी है एक नोड होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के माध्यम से जावास्क्रिप्ट या अन्य भाषाएं इसके साथ में क्या कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती हैं। नेक्स्ट है HTML एलिमेंट को आईडी द्वारा एक्सेस करने के लिए कौन सा जावास्क्रिप्ट मेथड का उपयोग किया जाता है। तो आईडी द्वारा उपयोग करने के लिए गेट एलिमेंट बाय आईडी का उपयोग किया जाता है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, देखिए वाई आई डी यहाँ नहीं लिखा, गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर ए ही होगा, एस नहीं लगेगा, यहाँ एलिमेंट भी लिखा है तो ये गेट एलिमेंट होगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम सिंटेक्स के अंतर्गत देखें तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी के नाम से हमने कॉल कर लिए, उसके बाद इसको दिखाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए जो पी है उसकी आईडी क्या है, डेमो, तो हम इसको कैसे कॉल करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो लिखें और डॉट इनर HTML करके हम जो है पी का जो हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड का नाम हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या, यहाँ पे चेंज टेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, चेंज टेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये स्क्रिप्ट के माध्यम से हम यहाँ पे कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखें, जावास्क्रिप्ट में कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए सही सिंटैक्स बताइए। तो कांस्टेंट के लिए कॉन्स्ट कीवर्ड लगता है, ये सही हो गया। देखिए कॉन्स्ट कीवर्ड लगता है, तो कॉन्स्ट कीवर्ड यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ लगा है, तो इसका मतलब दो हो गए। फिर कांस्टेंट का नाम आता है, यहाँ भी कांस्टेंट का नाम, पर यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू आती है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट जो है इनिशियलाइज हो जाता है जब वो डिक्लेयर होता है और उसकी वैल्यू बाद में चेंज नहीं होती। तो यहाँ तो वैल्यू नहीं है और यहाँ वैल्यू नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है तो वैल्यू देना तो जरूरी हो जाता है ना। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे हमने पाई डिफाइन करे तो पाई को तुरंत दे दिए। ठीक है, मतलब डिक्लेयर करते बराबर उसको वैल्यू को डिफाइन करना होता है। इसके बाद है स्क्रिप्ट करके हमने लिखे क्या, लेट, लेट करके ए लिए और ए को हमने जो है क्या दे दिए 10 और लेट करके हमने ले लिए ए जो है 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो देखिए हम जो है मैंने बताया था ना कि भाई इसको जो है दोबारा से डिक्लेयर करना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, एरर आएगी। जबकि ए को हम सीधे ऐसे वैल्यू दे सकते थे, भाई ए को 20 दे देते हैं, रीडिक्लेयर करना गलत है, रीडिज़ाइन कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं लेट को, पर रीडिक्लेयर फिर से करें हैं वो गलत है। ए को बी कर सकते हैं पर ए को ए नहीं कर सकते, तो यहाँ क्या आएगी एरर, सी, बोले तो सिंटैक्स एरर आएगी। ठीक है, जब हम जावास्क्रिप्ट पूरा पढ़े हैं तो वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाया हूँ, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए वेरिएबल है, तो वेरिएबल में एक्स पहले डिफाइन कर लिए, दूसरी बार फिर डिफाइन करके उसको हमने 10 दे दी, तो अलाउ है वर में, पर लेट में ये चीज़ें अलाउ नहीं है। ठीक है, इसके लिए क्या आएगी, सिंटैक्स एरर आएगी। चलिए आगे चलें। ये जो एग्जाम्पल दिया है स्क्रिप्ट वर एक्स है, इसका हमने इक्वल लिखे क्या भाई 10 इंटू 20 इंटू 5, तो भाई सब में इंटू लगा तो गुणा कर दो, कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने 10 को अगर 20 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 200। ठीक है, और 200 को गुणा करें 5 से तो कितना आ जाएगा 1000। इसका मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो TES है डॉट इनर HTML, इसमें एक्स को हमने प्रिंट कर दिए, तो एक्स को प्रिंट करें तो क्या आना चाहिए, आना चाहिए यहाँ पे 1000, तो 1000 आ गया, बोले तो डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथन में वैलिड वेरिएबल का नाम है। पाइथन में वैलिड वेरिएबल का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ देखिए नंबर पहले आ रहा है, ये गलत है, बीच में डैश नहीं आएगा, बीच में स्पेस नहीं आएगा, तो आएगा क्या, अंडरस्कोर पहले आ सकता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, कौन सा, बी, बी राइट आंसर है। और पाइथन में वेरिएबल का नाम बोले तो वेरिएबल नाम अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, लेटर डिजिट अंडरस्कोर इसमें हो सकते हैं, स्पेस स्पेशल सिंबल यहाँ पे नहीं हो सकता, वेरिएबल नाम डिजिट्स जैसे नंबर से शुरू नहीं हो सकता और कोई कीवर्ड का नाम नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखें, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन का कीवर्ड नहीं है। तो पाइथन का कीवर्ड नहीं है भाई, कौन सा नहीं है, तो ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है यहाँ पे, बाकी चीज़ें हैं। और पाइथन के कीवर्ड जितने भी होते हैं सब स्मॉल केस में लिखे जाते हैं, यानी कि कैपिटल नहीं होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखने मिल जाएगा ट्रू, पाइथन का कीवर्ड नहीं है। ये ट्रू और फॉल्स बोले तो एक प्रकार से आप देखोगे तो ये बुलियन वैल्यू को दर्शाता है। आगे चलें, एनालिटिकल इंजन बोले तो चार्ल्स बेबेज, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने, कंप्यूटर के पिताजी, फादर ऑफ कंप्यूटर। एनालिटिक इंजन यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप देखोगे ए नंबर का राइट आंसर है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने 1837 में इसको विकसित किया था।
देखिए पहले देखें यहाँ पे तो मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर डिज़ाइन था, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोले तो एएलयू कंट्रोल फ्लो कंडीशनल ब्रांचिंग और लूपिंग और मेमोरी जैसी आधुनिक जो विशेषताएं थी इसमें थी। आधुनिक कंप्यूटर के जनक किन्हें बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को बोले तो एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया था। और पहली जो प्रोग्रामिंग है किसने बनाया था? लेडी एडा ने बनाई थी। ठीक है, तो पहली प्रोग्रामिंग का नाम भी था प्रोग्रामिंग एडा, पहली प्रोग्रामिंग। ठीक है। जावा में बूलियन वेरिएबल की पूर्व परिभाषित वैल्यू क्या होती है? तो पूर्व परिभाषित वैल्यू फॉल्स होती है। मतलब अगर कुछ ना दिया जाए, मान लीजिए हमने बूलियन नाम का कुछ भी वेरिएबल ली है, ठीक है, और बूलियन नाम के वेरिएबल में हमने जीरो कुछ भी नहीं दी है, तो वो क्या आ जाएगी? फॉल्स। और नहीं तो हम तो दे ही सकते हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर है। उसके बाद है इंट ए करके 10 ले लिए और इंट बी करके हमने 20 ले लिए, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करके हमने ए प्लस बी कर दिए। तो भाई सिंपल सी बात, दोनों जुड़ जाएंगे और प्रिंट हो जाएंगे, मतलब ए और बी बोले तो 30 यहाँ पर राइट आंसर, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा इसका आंसर, जो इस प्रकार से देख सकते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और वेरिएबल को एवोल्यूट करना, ये भी देख लिए, और साथ में आउटपुट भी देख लिए। कॉमर्स में पेमेंट गेटवे क्या होते हैं? पेमेंट गेटवे एक प्रकार का मेथड होती है जो कि मतलब एक प्रकार से पेमेंट पेज को संभालती है, पेमेंट को संभालती है, कस्टमर के पेमेंट को। तो अ वेबसाइट वेयर कस्टमर कैन मेक पेमेंट, तो वेबसाइट के अंदर एक पेज हो सकता है ना, वेबसाइट ही थोड़ी हो सकती है। जब वेबसाइट ही चेंज हो गई तो वेबसाइट मतलब क्या निकला? तो ई कॉमर्स के अंदर जो पेमेंट गेटवे एक वेबसाइट नहीं होती, एक एप्लीकेशन होता है। तो आ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोसेस पेमेंट, ये सही हो सकता है। फिजिकल लोकेशन नहीं होगा, फिजिकल लोकेशन में कोई मतलब नहीं रहता। अब बैंक दैट प्रोवाइड, ये भी नहीं। तो इसका मतलब एक प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो किसी वेबसाइट में पेमेंट की प्रोसेस को मेंटेन करता है। ठीक है, कौन? पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे बोले तो रेजर पे हो सकता है, ठीक है, पेपाल हो सकता है, या फिर बहुत सारी बैंक कंपनी भी इस प्रकार की चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो बी यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि क्या करता है? कस्टमर मर्चेंट और बैंक के बीच में सिक्योर कम्युनिकेशन स्थापित करता है, जैसे पेमेंट इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिट डेबिट कार्ड यूपीआई है, ट्रांजेक्शन को एनक्रिप्ट करता है, ऑथोराइजेशन सेटलमेंट प्रोसेस सारी चीज़ें करता है। ठीक है, रेजर पे भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ड्रॉप शिपिंग की बात करें, ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग का मतलब हो जाता है कि किसी का मतलब पर्टिकुलर कोई सेवा नहीं देना, मतलब किसी की रिक्वेस्ट आई है तो उसको कहीं और पहुंचाना। एक प्रकार से देखा था टाइप ऑफ ई कॉमर्स वेयर द सेलर डज नॉट होल्ड इन्वेंट्री, a type of e-commerce where the buyer pays in installment, a type of e-commerce where the seller only accept cryptocurrency, a type of e-commerce where the seller only ship the certain, नहीं, ये सारी चीज़ें गलत है। मतलब ऐसा ई कॉमर्स का टाइप जो क्या करता है? इन्वेंट्री मैनेज नहीं करता। मतलब यहाँ पे देखोगे तो आपको जो है ये थर्ड पार्टी मिल जाता मीडिएटर के रूप में। तो ए आपका राइट आंसर है। मतलब एक प्रकार से देखें तो रिटेल फुलफिलमेंट मेथड है, जिसमें सेलर खुद इन्वेंट्री नहीं रखता। जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो सेलर क्या करता है? उस ऑर्डर को सीधे थर्ड पार्टी सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को दे देता है। मान लीजिए ये व्यक्ति है जिसको अपने को कुछ चीज़ें सर्विस चाहिए, और सर्विस आपको मिलेगी यहाँ से, परंतु बीच में मीडिएटर बैठा है, भाई इसके पास ऑर्डर आया, इसने इधर सप्लाई करा, और बीच में सेवा देने के बदले में इसने थोड़ा सा कमीशन रख लिया, तो इसको बोल देते हैं ड्रॉप शिपिंग सर्विस। क्या बोल देते हैं? ड्रॉप शिपिंग, मिडिल मैन एक प्रकार से बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर कई तरीक़ों से डेटा को मैनिपुलेट करता है, और इस मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं? तो डेटा को मैनिपुलेट करने की टेक्निक को बोल देते हैं डेटा प्रोसेसिंग। क्या बोल देते हैं? डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, और यहाँ देखें तो देखिए एक आंसर प्रोसेसिंग भी हो सकता है, पर प्रोसेसिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, पर यहाँ डेटा को मैनिपुलेशन करने की बात हो रही है कंप्यूटर के, तो यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी आपका राइट आंसर होगा। डेटा को प्रोसेसिंग, डेटा को संसाधित या मैनिपुलेट करना डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डेटा को इनपुट से आउटपुट में बदलना, सॉर्टिंग, कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन शामिल होते हैं। पेरोल सिस्टम, बैंकिंग, ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ये सब जो है डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं। उसके बाद है इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर खालिस्तान प्रिंटर के उदाहरण है। तो इंकजेट और लेज़र जो है आपके किसके उदाहरण? नॉन इम्पैक्ट के। तो देखिए एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे प्रिंटर की बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो खटर पटर करते थे पहले के समय में, और अभी भी डॉट मैट्रिक्स उपयोग किए जाते हैं पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन वगैरह में। डेजी विल भी आप देख सकते हैं बहुत स्लो प्रोसेस है, सब इम्पैक्ट प्रिंटर है। पर अब वर्तमान में सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही उपयोग किए जाते हैं ज़्यादातर। तो इंकजेट जो कलर प्रिंटर हो जाता है, और लेज़र प्रिंटर जो आपका ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों हो सकता है। काफ़ी फास्ट फोटोकॉपी मशीन जैसे ही देखने को मिल जाता है, जिसमें स्कैनर भी हो सकता है बिना स्कैनर के। और थर्मल प्रिंटर भी हो जाता है, जिसके अंतर्गत आपको देखो एटीएम मशीन में उपयोग किया जाता है। तो अभी के देखें तो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद आप देखोगे तो पेपर पर डायरेक्ट जो मैकेनिकल इम्पैक्ट नहीं डालते वो कहलाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है वो डायरेक्ट मैकेनिकल इम्पैक्ट डालते हैं, मतलब कागज़ पर स्ट्रोक करते हैं तब वो प्रिंट होता है। अगला देखें, किसी विशेष कार्य को करने के लिए किसी अन्य जो की है उसके कॉम्बिनेशन के साथ किस की का उपयोग किया जाता है। किसी विशेष कार्य मतलब आप सीधे सीधे बोलो तो स्पेशल काम करना है तो हमको कौन सी की का उपयोग करते हैं भाई? शिफ्ट का भी उपयोग कर सकते हैं, कंट्रोल का भी, आल्ट का भी, और फंक्शन की, तो फंक्शन की का भी कर सकते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा उपयोग हो जाती है कंट्रोल की। जैसे हम बात करें, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करें तो सेलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल के साथ एस प्रेस करें सेव हो जाता है, कंट्रोल के साथ यू प्रेस करें अंडरलाइन, कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करें। आप ज़्यादातर देखोगे तो स्पेशल काम किसके माध्यम से हो रहा है? कंट्रोल के माध्यम से। बाकी शिफ्ट भी, अल्टर भी, फंक्शन भी, पर यहाँ प्राथमिकता किसको देंगे हम? यहाँ प्राथमिकता देंगे हम कंट्रोल को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, कंट्रोल के साथ हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। बाकी शिफ्ट जो है कॉम्बिनेशनल मॉडिफायर की है जो कैपिटल स्मॉल बनाती है। आल्ट की भी एक प्रकार से कॉम्बिनेशन है की है, आल्ट के साथ टैब, लेकिन एग्जाम के स्टैंडर्ड के अनुसार देखें तो कंट्रोल ही फर्स्ट प्रायोरिटी में आएगी। हालांकि ऐसे ऑप्शन आने की संभावना नहीं रहती एक साथ, पर फिर भी अगर आए तो ऐसे प्राथमिकता आप दे सकते हैं। फिर F1 से F12 तक स्पेसिफिक टास्क के लिए उपयोग की जाती है, जैसे F1 हेल्प के लिए, F12 आपका सेव एस के लिए। अगला देखें, पास्कल क्या है भाई? पास्कल आप एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हैं, पर एक प्रकार की प्रेशर यूनिट भी बोल सकते हैं। एक प्रकार के साइंटिस्ट भी थे पास्कलाइन डिवाइस जिन्होंने बनाए थे, ब्लेज पास्कल। तो तीनों ही यहाँ पे है, भले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पास्कल है, यूनिट प्रेशर भी है, और कंप्यूटर साइंटिस्ट भी है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव, बोले तो डी यहाँ पे राइट आंसर है। देख सकते हैं हम पास्कल बोले तो जो निकोलस बर्थ है उन्होंने 1970 में पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित की थी, और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और डाटा जो स्ट्रक्चरिंग है सिखाने के लिए डिज़ाइन की गई। पास्कल एक यूनिट भी है प्रेशर की, पीए नाम से जानी जाती है इसकी यूनिट। और उसके बाद जो है पास्कल एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जो कि ब्लेज पास्कल नाम से जाने जाते हैं। 1623 से 62 तक फ्रेंच जो है मैथामेटिशियन, फिजिक्स से एक प्रकार से अगर देखें इन्वेंटर, और उन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलाइन डिवाइस भी बनाया था। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कंप्यूटर कैन प्रोसेस ओनली न्यूमेरिक डेटा। नहीं, न्यूमेरिक नहीं भाई, सभी प्रोसेस कर सकता है, ये गलत है। कंप्यूटर कैन प्रोसेस बोथ न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक, बिल्कुल सही है, यानी कि बी आपका यहाँ देखोगे राइट आंसर। कंप्यूटर कैन नॉट प्रोसेस विदाउट ह्यूमन हेल्प, बिना देखे कैन नॉट प्रोसेस डेटा विदाउट ह्यूमन हेल्प। देखिए प्रोसेस तो वो खुद से करेगा, बाकी इनपुट के लिए ह्यूमन की ज़रूरत पड़ती है, ये भी गलत है। कंप्यूटर इज़ ओनली यूज्ड फॉर गेमिंग, ये भी गलत है, इसका मतलब बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर में बग खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बग मतलब हो जाता है एरर, और बग को हटाना मतलब डीबग, और डीबग कौन करता है भाई? डीबगर करता है, पर खोजने की प्रक्रिया को डीबगिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डीबगिंग, यानी कि आपका ए राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है, असेंबलर का उपयोग किस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद करने के लिए किया जाता है? असेंबलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए जो कोड होते हैं उसको मशीन भाषा में बदलेगा। ठीक है, तो क्या करता है ये असेंबलर? असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है, बोले तो बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, और जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को न्यूमेरिक कोड बोल देते हैं, जैसे मूव है, ऐड है, ठीक है, सब है, इस प्रकार की चीज़ें मिल जाती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास के अंतर्गत है? तो देखिए कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ी है, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक। तो फिफ्थ ही अभी चल रही है और फिफ्थ ही अभी विकसित हो रही है, इसका मतलब अभी भी एआई और बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐड होने वाले हैं या ऐड हो चुके हैं, और आगे भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। ठीक है, तो ये क्या है? फिफ्थ जनरेशन, और जिसमें आपको मिलेगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, एक प्रकार से अगर देखें। ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन सी आपका राइट आंसर है, जिसमें आप देखोगे तो 1980 से लेकर अभी तक ये विकसित ही हो रही है, मतलब कंप्लीट नहीं हुए। जब आप देखोगे सिक्स जनरेशन आ जाएगी, तो सिक्स जनरेशन आ जाएगी तब जो फिफ्थ है वो कंप्लीट हो चुकी होगी, अभी पर विकसित अवस्था में है। चलिए आगे देखें, अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है भाई? अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल, DEL की, डिलीट की यहाँ पे उपयोग की जाती है, जिससे विंडो आ जाती है, उससे आप रिस्टार्ट कर सकते हैं। ये आपका राइट आंसर है। कुछ शॉर्टकट की देख लीजिए, विंडो के साथ डी आप उपयोग करोगे तो मिनिमाइज़ हो जाएगी, विंडो के साथ ई उपयोग करोगे तो एक्सप्लोरर खुल जाएगी फाइल की, विंडो के साथ एल से लॉक हो जाएगी, अल्टर के साथ टैब से खुले हुए एप्लीकेशन स्विच कर सकते हैं, विंडो के साथ शिफ्ट प्लस एस से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस एस्केप से आप टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं, विंडो आई से आप सेटिंग खोल सकते हैं, विंडो आर से आप रन कमांड खोल सकते हैं, विंडो वी से आप क्लिपबोर्ड हिस्ट्री देख सकते हैं, और शिफ्ट के साथ डिलीट से आप क्या कर सकते हैं? स्थायी रूप से डिलीट कर सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट है जो याद रखना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
आगे देखें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए कौन सा आवश्यक घटक नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए माइक्रोफोन जरूरी है बोलना, कैमरा जरूरी है, प्रोजेक्टर जरूरी नहीं, इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है। तो प्रोजेक्टर यहाँ पे प्राथमिक नहीं है, मतलब एक प्रकार से है ही नहीं। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कैमरा और ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंगल यूज़र कंप्यूटर है जिसमें कई विशेषताएं और अच्छी प्रोग्रामिंग पावर होती है। तो सिंगल यूज़र बोले तो वर्क स्टेशन यहाँ पे आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो जो क्या कहलाता है बोले तो एक प्रकार से सिंगल यूज़र है। हाई प्रोसेसिंग पावर, एडवांस फीचर इसमें हो जाते हैं, इंजीनियरिंग डिज़ाइनर और जो आपका साइंटिस्ट होता है, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन CAD जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है, इसके लिए इसकी उपयोग की जाती है। सेविंग जो है एक प्रकार से किस प्रक्रिया को कहते हैं। सेविंग बोले तो सेव करना, और सेव करना मतलब प्राइमरी मेमोरी जो रैम है, रैम में जो वर्तमान में डेटा चल रहा है उसको सेकेंडरी मेमोरी बोले तो SSD या फिर हार्ड डिस्क में स्टोर करना। इसका मतलब है कॉपिंग डेटा नहीं होगा। ऑफ स्टोरिंग डेटा परमानेंट, बिल्कुल SSD या हार्ड डिस्क में परमानेंटली डेटा स्टोर करते हैं, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, फाइल या फोल्डर खोजने के लिए शॉर्टकट की क्या है। फाइल और फोल्डर खोजने के लिए शॉर्टकट की अगर देखें तो कंट्रोल के साथ आप एस दबाओगे तो सेव होगा, कंट्रोल के साथ F दबाओगे तो आपको MS वर्ड में या कहीं भी फाइंड मिलेगा, और विंडो के साथ F दबाओगे तो आप देखने को मिल जाएगा क्या, आपको देखने मिल जाएगा फाइल और फोल्डर के लिए। पर ध्यान रखना ये चीज़ पुराने विंडोज़ 8 तक ही आपको देखने को मिल जा रही थी। अभी की डेट में क्या होगी भाई, अभी की डेट में देखें, जैसे मान लीजिए विंडोज़ XP और विंडोज़ 7 तक देखें तो विंडोज़ के साथ F आप प्रेस करते थे तो फाइल और फोल्डर सर्च होता था। पर विंडोज़ 8 से अगर देखें, विंडोज़ 10 है या विंडोज़ 11, तो माइक्रोसॉफ्ट ने सर्च शॉर्टकट बदल दिया। अब सर्च के लिए विंडोज़ के साथ एस उपयोग किया जाता है, और यह सिर्फ विंडोज़ की दबाकर सर्च बॉक्स का उपयोग किया जाता है। विंडोज़ 11 में विंडोज़ के साथ एफ अब फीडबैक के लिए खुल जाता है, ध्यान रखना ये चीज़। और यह शॉर्टकट सर्च के लिए नहीं बल्कि फीडबैक के लिए हो जाता है। फिर विंडोज़ XP और जो 7 था उसमें विंडो के साथ ऐप था फाइल फोल्डर के लिए, ठीक है, पर अभी क्या है, अभी फीडबैक के लिए, याद रखना। विंडो के साथ एस जो है सर्च के लिए, विंडो के साथ है फीडबैक हब के लिए। कुछ विंडो की सर्च की देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं, विंडो के साथ एस बोले तो कोटाना या वॉक्स खुल जाता है, विंडो की से स्टार्ट बटन खुल जाती है, विंडोज़ के साथ क्यू से आपको विंडोज़ वर्जन में सीधे सर्च या टेलमी कर सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर की बात करें तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ F दबाएंगे तो सर्च हो जाएगा, कंट्रोल के साथ E दबाएंगे तो विंडोज़ एक्सप्लोरर खुल जाएगा, सर्च बॉक्स। उसके बाद देखिए F3 दबाएंगे तो भी सर्च विंडो में आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ उपयोगी चीज़ें, जैसे विंडोज़ की के साथ कंट्रोल+F दबाएंगे तो नेटवर्क में चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। अल्टर के साथ Q दबाएंगे तो MS वर्ड में आप एक्सेल में सर्च कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल के साथ H दबाओगे तो नोटपैड या वर्डपैड में किसी शब्द को ढूंढ सकते हैं। तो सभी की शॉर्टकट मैंने बता दी है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उसके बाद है, बोले गए शब्दों को पहचानने के लिए कंप्यूटर में क्या क्षमता है भाई, स्पीच रिकॉग्निशन, मतलब ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये आप देख लेना, स्पीच रिकॉग्निशन जो डिक्टेशन करता है बोले तो बोले गए शब्द को सुन लेता है, या ये एप्लीकेशन में होता है ज़्यादातर चीज़ें। ABCDIC क्या है भाई, एक प्रकार का कोडिंग सिस्टम है, कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम, जो कितनी बिट को रखता है, वो लिखता है 8 बिट को, 8 बिट को ये रखता है, जिसमें आप देखोगे 1 बाइट बोल सकते हैं, 8 बिट, ठीक है। 7 बिट की बात करें तो ASCII कोड रखता है, और 16 बिट की बात करें तो ये आपका एनकोडिंग सिस्टम है, कैरेक्टर को 16 बिट या उससे अधिक में रिप्रेजेंट करता है, और 4 बिट बोले तो निबल कहा जाता है इसे। आप देख भी सकते हैं ASCII और ABCDIC में अंतर। ASCII बोले तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और यहाँ पे ABCDIC मतलब एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ASCII आपका 7 बिट रखता है स्टैंडर्ड, और 8 बिट आपका एक्सटेंडेड है, और ABCDIC आपका 8 बिट रखता है। ASCII में 128 मतलब 7 बिट, और 256 तक मिल जाती है 8 बिट, यहाँ 256 ही मिलती है ABCDIC में। PC लैपटॉप आधुनिक इंटरनेट में ASCII मिल जाता है, और ABCDIC IBM मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर में मिल जाता है। ABCDIC में जो एक है वो इस प्रकार से दर्शाता है, इसमें लिखा जाता है, जिसमें कि 4 अंक जोन को दर्शाते हैं और 4 अंक आपके डिजिट्स को दर्शाते हैं। चलिए आगे देखें, जब नकली नेटवर्क ट्रैफिक के कारण वेबसाइट एक्सेस नहीं हो पाती, इसे क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं डिनायल ऑफ सर्विस, बोलो DDoS अटैक बोल देते हैं, मतलब बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विस मतलब यहाँ पे आप देखोगे कोई चीज़ अगर नहीं उपयोग की जाती तो यहाँ DDoS अटैक हुआ है, ठीक है, और ये विक्टिम है जिसकी वेबसाइट यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पा रही, सर्वर के बीच में सीधे एक्सेस कर ली जाती है, किसके द्वारा, अटैकर्स के द्वारा, ठीक है। फेक नेम ट्रैफिक का यहाँ पे फ्लॉट भेजते हैं, और असली जो यूज़र है वेबसाइट तक पहुँच नहीं पाते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं हम, देखिए वह व्यक्ति जो बिना अनुमति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करता है और वेबसाइट को विकृत कर देता है, उसे क्या बोल देते हैं, उसे बोल देते हैं क्रैकर। क्या बोल देते हैं, क्रैकर, यानी कि बी आपका राइट आंसर है। बोले तो फॉर्जरी, डिस्टॉर्ट, विकृत कर देता है, फॉर्जरी बोले तो जालसाजी कर देता है, फेरबदल कर देता है, नुकसान पहुँचाना, धोखाधड़ी, ये सारे काम करता है क्रैकर्स, ठीक है। और हैकर क्या होता है भाई, ये सामान्य शब्द है, प्रवेश मतलब बिना अनुमति के सिस्टम में प्रवेश करना एक प्रकार से हैकर कहलाता है, ठीक है। लिनक्स में बीआई एडिटर के साथ कौन सा कमांड प्रयोग होता है जिससे फाइल सेव हो जाती है और एडिटिंग मोड में चली जाती है, ये डब्लू कहते हैं इसे, मतलब कॉलन डब्लू। तो ए आपका राइट आंसर है। और इससे डब्लू बोले तो बीआई एडिटर में कमांड फाइल को सेव कर लेता है, लेकिन एडिटर को क्विट नहीं करता है, यानी कि आप एडिटिंग मोड में बने रहते हैं। चलिए आगे देखें, तो आप देख सकते हैं फाइल और डायरेक्टरी से रिलेटेड कुछ कमांड आप देख लो, जैसे एलएस है लिस्ट दिखाने के लिए, सीडी डायरेक्टरी चेंज, मेक डीआईआर डायरेक्टरी बनाने, आरएम DIR रिमूव डायरेक्टरी के लिए, PWD प्रिंट करंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए, CP कॉपी के लिए, MB मूव के लिए, RM रिमूव के लिए, फाइल को डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट है साइबर अपराधों की दो आवश्यक विशेषताएं कौन सी है, एनोनिमस एक्टिविटी एंड इलीगल एक्सेस, बिल्कुल सही है, लीगल एक्सेस नहीं होगा, ऑफलाइन फ्रॉड भी नहीं होगा, गलत। तो एनोनिमस एक्टिविटी मतलब एक प्रकार से संदेहास्पद एक्टिविटी, और इलीगल मतलब गलत, जो लीगल नहीं है, ठीक है, अनलॉफुल एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो ए आपका राइट आंसर है। मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो अपराधी अपनी पहचान छुपाकर काम करता है, फेक IP एड्रेस, प्रॉक्सी, VPN आदि के माध्यम से, और इलीगल मतलब बिना अनुमति के कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करना है। ये दो चीज़ें आपको साइबर क्राइम की विशेषताओं में गिनी जाएगी। नेक्स्ट है अवांछित जंक ईमेल को किस संक्षेप रूप में जाना जाता है, तो इसको स्पैम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्पैम, मतलब ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद है ऐसा सॉफ्टवेयर जो जानबूझकर विघटन करता है, कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है, उसे क्या बोल देते हैं, उसे बोल देते हैं वॉर्म। क्या बोल देते हैं, वॉर्म। तो ये वॉर्म एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मतलब एक प्रकार से टेली एक प्रकार से डिस्ट्रप्टिव सॉफ्टवेयर होता है। वॉर्म खुद को रिप्लिकेट मतलब डुप्लीकेट करता है, कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है बिना किसी यूज़र इंटरेक्शन के। इसका उद्देश्य नेटवर्क को ओवरलोड करना, रिसोर्सेज कंज्यूम करना, सिस्टम को स्लो और क्रैश करना होता है। उसके बाद है खालिस्तान खोज ईमेल समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करता है। तो भाई कौन करता है ये काम, ये करता है वेब पोर्टल। वेब पोर्टल के अंतर्गत देखें तो सिंगल एक्सेस पॉइंट होता है जहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हमको मिल जाती है, जैसे MP ऑनलाइन पोर्टल आप देख सकते हैं। उसके बाद है वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहला पेज क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है, मतलब आपका बी राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो मॉडेम किसे परिवर्तित करता है, भाई मॉडेम जो है डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। मतलब डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा पहले, और फिर एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, दोनों ही काम कर रहा है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आप देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल को फोन लाइन में कन्वर्ट करना, फिर रिसीवर के पॉइंट पर उसको एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना है, तो दोनों काम इसी के होते हैं। तो मॉडेम आप समझ सकते हैं, इसके बारे में हमने पहले पढ़े हैं। ईथरनेट किसका उदाहरण है भाई, ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। मतलब लोकल एरिया में ज़्यादातर आप देखें तो इसी में आपको NIC के अंतर्गत ईथरनेट देखने को मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देखोगे स्विच के माध्यम से ईथरनेट यहाँ पे है, सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, डकडगो क्या है। डकडगो एक प्रकार का क्या है, सर्च इंजन है। बोले तो बी आपका राइट आंसर है। यहाँ पे देख सकते हैं गूगल है, ask.com है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, इंडेक्स है, गूगल स्कॉलर है, बाइडू है, याहू है, डकडगो, नेवर है, इसके बाद AOL है, ये सब सर्च इंजन है, ठीक है। याद रखिए इन चीज़ों को। और यहाँ पे देखिए सर्च इंजन ऑनलाइन प्राइवेसी पर केंद्रित है। 2008 में गैब्रियल वेनबर्ग ने इसको स्थापित किया था। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो क्रोम यहाँ देखोगे वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स है, सफारी है, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। और वेब ब्राउज़र बोले तो गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करके ये लाया गया है। ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी नहीं है 2015 से, सफारी है, ब्रेव है, मोजिला फायरफॉक्स है, और टॉर ब्राउज़र है। सब आप नाम याद रखिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमने जो है जो प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है वो कवर कर लिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है, थोड़ी सी भी मेहनत मेरी अच्छी लगी है, तो आप मुझे जो है वीडियो के माध्यम से लाइक कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।